नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, श्री राम अक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित माटी के मूर्ते यह जो संस्मरण है या रेखा चित्र है, इस संस्मरण और रेखा चित्र को हम देख रहे हैं। लगभग 3 वीडियो मैंने इस पर डाल दिए हैं और इसमें जो 12 छोटे छोटे संस्मरण या रेखा चित्र दिए गए हैं, उन 12 संस्मरणों को लेकर मैं हर रोज़ एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। 3 वीडियो हो चुके हैं 3 शीर्षक को लेकर। आज हम चौथा शीर्षक, जिसका नाम है मंगर, मंगर को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मंगर यह एक खेती करने वाला सर्वसामान्य मजदूर है। मंगर नाम का एक बहुत ही बड़ा मेहनती व्यक्ति और बड़ा बहादुर व्यक्ति मैं कहूँगी, क्योंकि ये एक ईमानदार व्यक्ति है और अपने कार्य के प्रति अत्यंत ईमानदार रहता है और बहुत ही निष्ठा से वो कार्य करता है और अपने कार्य पर या अपनी मजदूरी पर प्रेम करने वाला यह एक मजदूर है। अगर इसके शरीर का वर्णन लेखक ने इसमें दिया है और उसके शरीर का वर्णन हम करना चाहिए तो हट्टा किट्टा उनका शरीर है। कमर में एक भगवा और कंधे पर हल और हाथों में जैसे कोयता लेकर वो रहता है। अपने आवाज़ों से जैसे बैलों को भगाता है। जैसे ही मज़दूर आ गए, मतलब खेती में काम करने वाले एक मज़दूर की कथा बैलों के साथ जोड़ी गई है। और किसी के भी खेतों में अगर काम करना हो तो वह रात को ही जाकर उस खेती को देख कर आता था। मतलब सुबह सुबह जल्दी काम पर लग जाए, इस कारण वो रात को ही जाकर वह खेत देख कर आता था या शाम को ही जाकर वो खेत देख कर आता था। उसे बच्चों से एक अलग प्रकार की चीड़ थी। एक वजह भी लेखक ने इसमें बताई है कि उसे देखकर बच्चे भाग जाते थे और लेखक कहते हैं कि मंगल को कोई बच्चा अच्छा नहीं हुआ या हुआ था, या इस कारण उनका स्वभाव इस तरह चिड़चिड़ा बच्चों के प्रति रहा है, क्योंकि एक बच्चा उनको हुआ था जो बड़ा होने से पहले ही चल बसता है और एक ही बेटी उनकी रही जो लूली है। इस कारण खासकर बच्चों के प्रति उनका प्रेम या मंगर का प्रेम नहीं रहा है। मंगर एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति है। लेखक के जो बाबा, ऐसा शब्द प्रयोग किया है, लेखक के पिताजी उनका बहुत आदर करते थे या मंगर का बहुत आदर करते थे और मंगर भी लेखक के पिताजी को बहुत ज़्यादा मानता था। और इस कारण लेखक के चाचा हो या लेखक के काका हो, ये लोग सब लोग मंगल के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते थे। उसका स्वभाव खासकर लेखक के घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था, क्योंकि वह ईमानदार स्वभाव से था और सबसे अच्छा एक मज़दूर था। क्योंकि जितनी देर से लोग अपना हल 10 कट्ठा जैसे खेत जोतते हैं, वैसे मंगर उसी समय में 15 जो कट्ठा जोत लेता है। मतलब जो समय लगता है खेती जोतने के लिए आम तौर पर, उसी समय में वो खेती जोतता है। लेकिन दूसरे जो मज़दूर लोग हैं अपने काम में जैसे आनाकानी करते हैं, जैसे ही समय बिताते हैं, लेकिन मंगर में ऐसा देखा नहीं जाता। जुताई के समय किसी की देखरेख की भी ज़रूरत नहीं होती थी। बिना देखरेख के भी वह काम, किसी भी खेत में जाओ या किसी के भी खेत में जाओ, वह उतनी ही ईमानदारी के साथ वह कर लेता था। मतलब देखरेख की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं थी। हल वालों के पीछे अक्सर हम खेतों में अगर जो काम करते हैं तो उनके पीछे पड़ना पड़ता है, उनसे काम करवाना पड़ता है, तो ये उनके पीछे देखरेख के लिए रहना पड़ता है। लेकिन मंगर के पीछे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो कभी जी नहीं चुराता था, ढिलाई नहीं करता था। आज का काम कल पर कभी उसने छोड़ा नहीं, खासकर दूसरे मजदूर छोड़ते थे, ऐसा लेखक ने कहा है। और यह आदत मंगर की हमेशा थी। किसी के भी खेत में अगर जाए तो मंगर उसी निष्ठा से वह काम अपना पूरा करता था। रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखे फसल की हो, खेती का कोई भी काम हो, मंगर के भरोसे छोड़कर हम सो भी सकते थे, निश्चिंत होकर सो सकते थे, ऐसा लेखक ने कहा। क्योंकि इसके जैसा दूसरा मजदूर कहीं नहीं मिलेगा। उसकी कद्र हर कोई करता था। एक आध बार वह नाराज़ भी होता या रूठता भी, तो सब उसके काम के आगे उसकी नाराज़गी या उसके स्वभाव को भूल जाते थे। लेखक कहते कि एक दिन ऐसे ही कुछ कहा सुनी हुई थी। अगले दिन मंगल हल चलाने या हल लेने घर नहीं आया, तो कोई
नया हलवा वाह जो होता है उसकी मदद लेकर लेखक के चाचा जी ने वगैरह उससे काम लिया और खेत जोत लिया। दूसरे किसान जाकर उसके पास होता है ना अक्सर कि मंगर को जाकर कहने लगे तुम्हारा काम तो किसी और ने कर दिया, अब तुम हमारे खेतों में चलो या मैं अपने खेतों में चलो, मैं तुम्हें दुगना दाम दूंगा। लेकिन मंगर ने सिर दर्द का बहाना बना लिया और वो उनके साथ जाता नहीं है, जाने का टाल देता है। जब तक लेखक के घर से उनके चाचा उनके घर या मंगर के घर नहीं आते उनको बुलाने के लिए, तब तक वह नहीं गया। चाचा लोगों को जो मंगर की कीमत 4 दिन में ही पता चल गई थी, क्योंकि मंगर के जैसा खेत काम करने वाला दूसरा नहीं था। क्योंकि उन्होंने देखा था, अनुभव किया था कि दूसरे मजदूरों को काम लगाकर क्या हुआ, बैलों के कंधे छिल गए थे, उनके पैरों में फार लग गई थी, ज़मीन भी बहुत कम जोती गई थी, नुकसान ही नुकसान ज़्यादा हो गया था। इस कारण मंगर की जो कीमत है, अहमियत है, उनको पता चल गई थी। अब चाचा जी जब दरवाजे पर पहुंच गए थे मंगर को बुलाने के लिए, या मंगर रूठा हुआ है उसको मनाने के लिए, मंगर अपने घर में बैठा हुआ था। मंगर की पत्नी जो भकोलिया बाहर थी और मालिक के आने की उसने सूचना दी। मंगर नाराज़ था, वो कहता कि मेरा सर दुख रहा है, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी वह पहले तो इनकार कर देता है, आनाकानी करता है। चाचा जी ने उनसे क्षमा मांगी और आने के लिए आरजू भी की। वह कहने लगे कि जाइए उसी से जुतवाइए जिससे आपने 4 दिन जो खेत जुतवाया था, मुझे ले जाकर क्या करेंगे, आधी रोटी की बचत तो आपकी होती ही होगी, ऐसा उसने कहा। फिर थोड़ी सी नोकझोंक होती है और अंत में मंगर हाथ में एक खुरपी लेकर चाचा जी के पीछे पीछे जाने लगता है। चाचा जी आगे और मंगर पीछे। अब ये आधी रोटी का मसला क्या है, या आज आधी रोटी की जो बचत है वह क्या है, या ये क्या किस्सा है। यह मंगर की एक खासियत थी। दूसरे हलवाले के लिए एक रोटी मजदूर के लिए बनाई जाती थी और दी जाती थी, मगर यहाँ पर मंगर 1.5 रोटी मांगता था। वो अपने लिए नहीं, मंगर ऐसा नहीं है कि वो खुद घर पे लेकर जाता है या खुद खाता है, वो या अपने पत्नी को लेकर जाता है। इसके लिए वो 1.5 रोटी नहीं मांगता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो 1.5 रोटी में से आधी रोटी के 2 टुकड़े कर कर वो बैलों को खिलाता था। वह भी आधी रोटी जो अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए। ये 1.5 रोटी वो खुद नहीं खाता था, मैंने जैसे कहा। आधी रोटी के 2 टुकड़े कर कर वो बैलों को भी खिला देता था और मंगर के लिए साक्षात बैल जैसे महादेव थे। और एक आध बार बहुत जैसे बढ़ गई या बात बढ़ गई तो वो गांव छोड़कर जाता था और दूसरे गांव में भी वह टिक नहीं पाता था, क्योंकि इसका ये स्वभाव बहुत ही ईमानदार था और 1.5 रोटी मांगता था और खुद वो 1.5 रोटी अपने लिए 1 रोटी खाता था और आधी रोटी वो बैलों को हिस्से में बांटकर खिलाता था। दूसरे गांव में भी वो टिक नहीं पाता था, फिर वापस अपने गांव आ जाता था। मंगर का स्वभाव थोड़ा सा रुका रहा है, क्योंकि अपने बैलों के प्रति, अपने काम के प्रति वह ईमानदार रहा है, पूरी निष्ठा के साथ वो काम करता है। हमेशा स्पष्ट बात कहना, निष्ठा से बात करना, सीधी बात करना उसे आती थी और लेखक के बाबूजी उसे बहुत मानते थे। और लेखक कहते कि उन्होंने जब अभी भी वो कहते हैं कि मंगर से अगर बात की जाए तो मंगर कहता है कि मालिक ये हमारे मजले बाबू हैं और उनकी मृत्यु के बाद मेरा नसीब ही जैसे फूट गया। लेखक के माता पिता का निधन होने के बाद मंगर का ही प्यार भरा कंधा उनको मिला हुआ था। ननिहाल में लेखक का आना जाना हुआ था और मंगर ही उनका जो बस्ता सिर पर लेकर उनको घोड़ी पर सवार करके खुद उनको पहुंचाने आ जाते थे। लेखक को जैसे जैसे बड़े होते गए, लेखक अपने घर भी जाना, अपने ही घर वो मेहमानों की तरह जाते थे और फिर मंगर से भी मिलना बहुत कम हो गया था या दूरी बन गई थी। यानी लेखक जब जब अपने घर गांव जाते तो मंगर उसी रूप और उसी पेशे में उनको दिखता था। कपड़ों में जैसे मंगर की हमेशा कपड़ों के साथ दुश्मनी रही है, वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, वे हमेशा कमर में एक भगवा लिपटे रहता था। ऐसा नहीं था कि उनको धोती नहीं मिलती थी। गोवर्धन पूजा के दिनों या घर में कोई नई शादी हो या कुछ नया कार्यक्रम हो तो मंगर के लिए एक धोती दी जाती थी और पुरानी जितनी भी चाचाओं की, इनके बाबा जी की जितनी भी धोतियाँ हैं वो मंगर को दी जाती थी। लेकिन ये धोती वो पहनता नहीं था, अपने सिर पे बांध लेता था। शादी ब्याह में भी
जो उनके लिए एक धोती दी जाती थी। लेखक की शादी में मंगर के लिए एक नया कुर्ता भी धोती के साथ बनवाया गया था। धोती हमेशा उन्होंने अपने सिर पर ही बांधी, यानी उनके सिर पर ही वो श्रृंगार करती रही, अर्थात अर्ध धड़ंग उनका शरीर रहा है। वैसा शरीर उनका बहुत अच्छा रहा है। लेखक को बहुत अच्छा लगता था उनका शरीर, लेकिन मंगर को बहुत खूबसूरत ऐसा शरीर मिला था, ऐसा लेखक ने कहा है। अर्थात आकर्षक शरीर संपत्ति उनके पास, मंगर के पास थी। लेखक कहते हैं आज वो मंगर नहीं रहा जो पहले वाला था, उसका शरीर अब सूख गया है बुढ़ापे के कारण, और उस बुढ़ापे में कोई उनकी संतान भी नहीं है जो उसका सहारा बन जाती। लेखक ने कहा है कि बुढ़ापे के कारण वह हल नहीं चला सकता था, अब उससे छोटे मोटे काम गाँव वाले, लेखक के घर वाले करवा के लेते थे। अगर इन लोगों को, या जो हल चलाने वाले लोगों को, मज़दूर लोगों को अगर पेंशन मिल जाती तो कितना अच्छा होता, ऐसा लेखक ने कहा है। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। उसकी पत्नी के कारण ही मंगर की हड्डियों की झालर तो हम देख सकते हैं, ऐसा कहा, क्योंकि भकोलिया अब मेहनत बहुत ज़्यादा करती है। मंगर की पत्नी का नाम भकोलिया था। दोनों की एक आदर्श जोड़ी थी। शरीर के कारण ही नहीं, स्वभाव दोनों के वैसे ही थे। 2 ही बच्चे हुए, मगर मंगर बुढ़ापे के कारण बहुत जर्जर हो गया था, लेकिन भकोलिया अभी भी चलती फिरती थी। कुछ हाथ पैर मारकर दोनों का गुजारा करती थी। लेकिन कब तक, ऐसा प्रश्न चिन्ह यहाँ लेखक ने दिया है, ऐसा प्रश्न किया है। और लेखक ने कहा कि औरतें अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को जल्दी उसमें ढाल देती है। भकोलिया घर घर काम करती है, किसी का बच्चा संभालना, किसी के बर्तन मांजना, किसी के कपड़े धोना, ये सब वो काम करके अपना जैसे वैसे अपना घर चला रही है। इतने भी मंगर बीमार है और फिर भी अपने पत्नी को डांटता है, फटकारता है। उसकी डांट फटकार वो सुनती है, सहती है, और मंगर अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। मंगर को अचानक अर्धसेसी का रोग हो जाता है और उसमें एक उसकी आँख चली जाती है। जब आँख में जलन होती है तो जलन होने के कारण भकोलिया कहाँ से कुछ आयुर्वेदिक दवा लाकर डाल देती है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा का असर नहीं होता और उसकी आँख की रोशनी, एक आँख की रोशनी चली जाती है। जब लेखक उसे मिलने गए थे तो उसने लेखक को खुद कहा था कि बबुआ, मैं काना हो गया, मेरी जो एक आँख चली गई, ऐसा उसने कहा और खुद रोने लगा। लेखक कहते कि पहली बार मैंने मंगर को रोते हुए देखा था। मंगर को बाद में एक के बाद एक इतनी विपदाएं उस पर आ गई, उसको एक लकवा मार गया जिसमें वो अर्धांग उसका लूला हो जाता है। और लेखक ने उसने अपने घर के सामने जब देखा अचानक, तो उसको देखने के बाद लेखक कहते कि तुम घर में पड़े क्यों नहीं रहते। तो वो लेखक को बोलता है कि मुझसे पड़े पड़े मेरा मन उब जाता है, मैं पड़े नहीं रह सकता। इस परिस्थिति का अत्यंत करुण चित्रण लेखक ने किया है। एक मजदूर की कथा उसके शरीर स्वास्थ्य के साथ होती है, ऐसा कहा हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब तक शरीर में ताकत है, शक्ति है, तब तक वो मजदूरी कर पाता है। लेकिन एक बार उसका स्वभाव कितना ही ईमानदार क्यों न हो, खाने के लिए तो रोटी लगती ही है आदमी को, अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए तो रोटी लगती है। तो शरीर सूख जाने के बाद परिस्थिति कैसी बदल जाती है, इसका वर्णन लेखक ने मंगर इस मजदूर के माध्यम से किया है। मंगर ये चरित्र मजदूर होने के बाद भी एक विशेष है, और लेखक के नज़र में वह एकदम विशेष है, क्योंकि लेखक का दिल हमेशा ये कहता है कि ऐसे चरित्रों के सामने हमारा सिर नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मजदूर हैं तभी तो हमारे जैसे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो संस्मरण या रेखा चित्र मंगर का है, माटी के मूर्ति, इस किताब का चौथा संस्मरण समाप्त हो जाता है। आप लोगों को ये संस्मरण कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाले जो 8 संस्मरण हैं जल्दी ही रोज़ एक संस्मरण मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर रुकती हूँ, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।